A very good evening, dear students. CBSE ने अपना टर्म 2 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के आपके पास CBSE की साइट पे आपको मिल जाएंगे। सो मैंने डाउनलोड किया है सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 2 और हम इसका एनालिसिस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि अब हमारे पास जो टर्म 2 का एग्जाम आएगा उसमें हमारे पास टाइम रहेगा 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40 और हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली देखना है बिकॉज लास्ट टाइम टर्म 1 में जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वो कुछ और थी और जब हमारे पास एक्चुअली में टर्म 1 का फाइनल एग्जाम आया तो उसमें सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो मेजर चेंज थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ज्यादा थे लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आया तो क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत कम थे और लास्ट मोमेंट पे जो है जनरल इंस्ट्रक्शन को चेंज किया गया था। लेकिन फिर भी हमें एक तैयारी करनी है टर्म 2 के लिए और वी विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय CBSE फॉर द टर्म 2 पेपर अकाउंटेंसी। फर्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस, this question paper comprises of two parts, student part A and part B, and number of question this time will be 12 question in the question paper and all questions are compulsory. Part A. Part A is compulsory for all students. So we all know that Part A में हमारे पास NPO है, Part A में हमारे पास पार्टनरशिप है और Part A में हमारे पास कंपनी अकाउंट्स है। NPO हमारे पास पूरा 10 मार्क्स का एज इट इज ही है। पार्टनरशिप में हमारे पास टर्म 1 में हमने इंट्रोडक्शन, हमने चेंज इन रेशियो, एडमिशन, वहां तक हमारे पास टर्म 1 में था और डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर हमारे पास टर्म 2 में है। एंड कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स हमारे पास टर्म 1 में था, अब हमारे पास सिर्फ डिवेंचर वाला चैप्टर है वो हमने करना है। पार्ट बी हैज टू ऑप्शन स्टूडेंट, सो वी विल फॉलो द ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है बिकॉज हमने ऑप्ट किया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो यहाँ पे भी क्लियरली लिखा है कि स्टूडेंट को ओनली 1 अटेम्प्ट करना है। पार्ट बी के 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है जो आपने चूज किया है उसे आपको जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो हमने चूज किया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 हैं, उन्हें किस तरह से हमने डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 10 आपके पास जो है टाइप 1 कैटेगरी क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, एंड दीज आर कैरिंग 2 मार्क्स। ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स, दैट मीन्स 4 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स आपके पास जो है 4 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 to 6 आपके पास है एंड 11 शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन है आपके पास विच आर कैरिंग 3 मार्क्स। 4 multiply by 3 that means 12 मार्क्स के हमारे पास जो है वो आपके 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। एंड क्वेश्चन नंबर 7 to 9 and 12 again we have 4 mark question of 5 marks, that means 20 मार्क्स के ये हमारे पास 4 हैं। तो 4 मार्क्स जो है वो टोटल 8, 4 क्वेश्चन टोटल 8 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन टोटल 12 मार्क्स के हैं एंड 4 क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स के आपके हैं। स्टूडेंट्स, there is no overall choice. However, students, internal choice has been provided in question 3 questions. So in 3 questions, we have internal choice. Okay. And 3 marks and 1 question of 5 marks. So यहाँ पे 3 marks में choice है आपके पास और एक 5 mark के question में आपके पास जो है वो choice है। ठीक, is it clear to everyone? Okay. So I'm with the analysis of sample question paper 2022 term 2. I have done analysis for you all. So students, number of question we have 12 and time allowed is 2 hours. Part A, NPO, partnership and company accounts, number of question 9 and with 30 marks. So part A is of 30 marks and part B, financial statement analysis, 3 question with 10 marks, 3 questions with 10 marks students. So total 40 marks आपके पास यहाँ पे आएंगे। Question number 1 which is given in sample question paper students is from NPO and related to the consumable store. यहाँ पे आपने
2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने कंज्यूमेबल गुड्स की तरफ से जाना है कि आपने गुड्स कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला है उसको आपने लर्न करना है और सिर्फ उस फॉर्मूला के थ्रू ही जाके आपने विद इन 2 मिनट्स आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिसोल्यूशन से आपके पास है जिसमें आपके पास थ्योरी दी गई है और यहाँ पर डिफरेंशिएट करने को कहा गया है। तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंस ही आएगा, आपको डिसोल्यूशन से रिलेटेड कुछ और भी आ सकता है, बट उन्होंने आइडिया दिया है कि यहाँ से डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपके पास हो सकता है। वो डिफरेंस पॉइंट आपको देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको जो है वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द चैप्टर रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट से आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल दिया हुआ है और यहाँ पर आपको जनरल एंट्री पास करनी है। वी ऑल नो दैट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर जो है वो वैल्यूड गुडविल में से आप रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालते हैं और गेनिंग टू रिटायरिंग की जनरल एंट्री। तो दे हैव asked for only one journal entry, उन्होंने जर्नल एंट्री बोला है, एंट्रीज नहीं बोला है। तो उन्होंने स्ट्रेस देना है अपने वर्ड्स के ऊपर। जो एंट्रीज है दैट मीन्स कि मोर देन वन एंट्री है। जब ओनली एंट्री लिखा है तो वी हैव टू पास ओनली वन एंट्री। Okay, question number 4 again from NPO. Here we are going to calculate subscription. First question is from calculation of subscription from income to receipts and second fund based accounting. यहाँ आपके पास 3 मार्क्स में देखिए पहली चॉइस आती है क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास, जिसमें कि आपके पास सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना है या फंड बेस्ड अकाउंटिंग के थ्रू आपको अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो ये बहुत ही इजी है दोनों ही। अगर मैं किसी को कहूं कि अगर उसे सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने में ऑन एड फॉर स्टिल में कोई दिक्कत आती है समझने में, दे कैन गो फॉर द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और हियर यू आर गेटिंग फर्स्ट चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 4। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास आ रहा है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर। और हियर ओनली आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। एज आई टोल्ड यू आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट कीजिए या तो आप सेल्स पे कैलकुलेट कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला बताए हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। और अगेन जब मैं आपके पास रिवीजन वीडियो सेंड करूंगी तो उसमें भी मैं डेली बेसिस के ऊपर जब हम वो चैप्टर कर रहे होंगे आई विल बी शेयरिंग सेम विद यू ऑल। ओके, सो यहाँ पर आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला लगा के आप फटाफट उसको टिल द डेट ऑफ डेथ, या तो ऑन द बेसिस ऑफ मंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मंथ्स आपके पास कैलकुलेट नहीं होते हैं, मिड मिड या बिगिनिंग ऑफ द मंथ वो एक्सपायर हो गया होता है, जहां पे आपका 6-7 डेज है, 10 है, 20 है, तो आप नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365 के साथ भी निकाल सकते हैं। फिर आता है डिवेंचर्स। 6 क्वेश्चन फ्रॉम डिवेंचर्स। डिवेंचर्स में भी देखिए सेकंड चॉइस आ रही है अब आपके पास। पहली चॉइस आपको दी गई एनपीओ में से, सेकंड चॉइस वो आपको डिवेंचर में दे रहा है और कि वो दोनों इशूड टू वेंडर और इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन दे रहा है। और ये दोनों ही बहुत इजी हैं। आप सभी को सिर्फ दो दो जनरल एंट्रीज पास करनी है इसके अंदर, नॉट मोर देन दिस। दो जनरल एंट्रीज आपके पास यहाँ पर पास होंगी, इससे ज्यादा कोई भी जनरल एंट्री आपके पास यहाँ पर नहीं होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो डिसोल्यूशन के बाद उसके बाद आपके पास 7th जो क्वेश्चन आता है वो डिसोल्यूशन आता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट, यहाँ पर देखिए आपके पास थर्ड चॉइस आ रही है, लेकिन 3 नंबर की आपके पास पहली चॉइस है क्वेश्चन नंबर 4 में, एंड सेम 3 नंबर में आपका सेकंड चॉइस है, वो है आपके पास गिवन क्वेश्चन नंबर 6 में। अब आपके पास जो चॉइस आपके पास आ रही है वो आ रही है डिसोल्यूशन में। अब पहली चॉइस आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास आ रही है, और यहाँ पर जो चॉइस आपके पास आ रही है, यहाँ पर आपके पास डिसोल्यूशन की या तो आपको जनरल एंट्री आएंगी करने के लिए कि सभी एसेट्स लायबिलिटीज आप लोग ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन में, अब वहां से एसेट रियलाइज होंगे और लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी। उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज हो सकती हैं या एक्सपेंसेस से रिलेटेड जनरल एंट्रीज हो सकती हैं। रिवैल्यूएशन का आपको फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा। एंड रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, आप सभी को सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट्स पे फोकस करना है। इन्होंने कितना इजी कर दिया है आपको कि यू नीड नॉट टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। यहाँ आपका 5 नंबर का में जो है आपका टाइम सेव हो जा रहा है। तो उन्होंने बहुत ध्यान रखा है जिसने भी सैंपल क्वेश्चन बनाया है, रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल 2.5 भी करते हैं या 2+3 भी करते हैं, तब भी यहाँ से आपके मार्क्स कभी भी डिडक्ट नहीं हो सकते हैं, कट नहीं हो सकते हैं। ओके, फिर बड़ा स्मार्टली उन्होंने प्लान किया है क्वेश्चन नंबर
8 आपके पास जो केस स्टडी की फॉर्म में दिया गया है, जिसमें आपको डिवेंचर्स को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर उन्होंने सेक्शन की फॉर्म में 3, 4, 5 सेक्शन आपके पास दिए हैं और क्वेश्चंस आपके पास पूछे हुए हैं, तो आपको सिर्फ उन्हीं का आंसर देना है और उनके आंसर के ही आपको 5 मार्क है। और ये बहुत इजी केस स्टडी उन्होंने दी गई है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। डिवेंचर को जब हम रिवाइज करेंगे, सो वी आर गोइंग टू रिवाइज द सेम केस स्टडीज। हम यहाँ से इन्होंने डिवेंचर चैप्टर को आपने ध्यान में रखना है, केस स्टडीज फ्रॉम चैप्टर डिवेंचर। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 के पास आता है, ये थोड़ा बिग है और ये किससे रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास है वो अगेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 एनपीओ से है और एनपीओ में आपको सिर्फ और सिर्फ, देखिए बड़ा अच्छा किया है, बैलेंस शीट नहीं दी है आपको बनाने के लिए। समटाइम आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को दी होती है, तो उसमें हमारे पास सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारे एरर्स आते हैं। लेकिन अब सीबीएसई ने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बोला है रिसीट एंड पेमेंट से बनाओ। तो यहाँ पे अगर एक गलती आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन में होगी, रेस्ट ऑफ आप जो एंट्रीज वहां पे पुट करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट से, पेमेंट साइड की सारी डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट आएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट सारी आपके पास क्रेडिट साइड पे आएंगी। ऑल रेवेन्यू रिलेटेड आइटम जो है, रेवेन्यू रिलेटेड, इनकम रिलेटेड और एक्सपेंसेस रिलेटेड जो आपके पास आइटम्स हैं वो आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनेगा ये, जो हम लास्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे वो बनाती हैं कंपनीज, और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। ठीक है, बोलते इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बनता उल्टा है एक्सपेंडिचर एंड इनकम की तरह। और ये 5 मार्क का है, यहाँ पे कोई चोई है। क्वेश्चन नंबर 10 कैश फ्लो से है, बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ दो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं पार्ट, जिसमें इन्होंने इनफ्लो और आउटफ्लो बताना है आपने। ठीक है, तो आपको रीजन जरूर दीजिएगा। जब थ्योरी के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, आप इनफ्लो और आउटफ्लो लिखकर छोड़ नहीं सकते हैं, आप उसके साथ रीजन लिखेंगे, आपका आंसर बहुत स्मार्टली एंटरटेन किया जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स फॉर दिस। 11 बहुत ही अच्छा है आपको, कंपैरेटिव और कॉमन साइज। देखिए किसी को कंपैरेटिव अच्छी लगती है, किसी को कॉमन साइज अच्छी लगती है, होती दोनों ही बहुत अच्छी हैं, बट यहाँ पे आपके पास थर्ड चॉइस आ गई है 3 मार्क्स में। ठीक है, सो 3 मार्क्स में आपके पास चॉइस आ गई है, या तो आप कंपैरेटिव का क्वेश्चन करेंगे इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड, या कॉमन साइज बैलेंस शीट का। और बहुत ही स्मार्टली जो है प्लान किया गया है क्वेश्चन नंबर 11। एंड लास्ट, हमेशा की तरह ये हमेशा कैश फ्लो बनाने हमें आती थी, लेकिन दिस टाइम इन्होंने बहुत अच्छा किया है, सिर्फ एडजस्टमेंट में आपको 2 एडजस्टमेंट दी गई हैं जो कि बहुत इजी हैं, बहुत जल्दी आप उनको एंटरटेन कर सकते हैं, और बाकी आपको बहुत लेंथी नहीं किया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी, और इजीली आप नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट को स्टडी करके इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, वेदर इट इज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज आपके पास 2 ही है। और नटशेल में आपके साथ मैं बात करूं तो ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है टर्म 2 के लिए बनाया गया है, ये बहुत ही स्मार्टली प्रिपेयर किया गया है बच्चों को ध्यान में रखते हुए। इसमें सभी बच्चे कवर हो जाते हैं, लो, एवरेज एंड हाई कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सभी इसको जो है आराम से कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स।